तो गाइस अब जो है हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक शील्ड शेप्ड ग्लैंड है जिसका वेट 18 टू 20 ग्राम्स होता है और ये एक्सटेंड करती है C5 से T1 तक। इसके दो लोब्स होता है, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। दोनों को जोड़ने वाला ये पार्ट जो होता है उसे हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस जो है सेकंड टू फोर्थ ट्रकियल रिंग के सामने लाई करता है। इस्थमस से एक ऊपर एक्सटेंशन निकलता है इन 10 to 15% पॉपुलेशन, जिसे हम पिरामिडल लोब के नाम से भी जानते हैं। ये पिरामिडल लोब एक एनाटॉमिकल वेरिएंट है। क्या है? एनाटॉमिकल वेरिएंट है जो कि 10 से 15% पॉपुलेशन के अंदर जो है देखने को मिलता है। कवरिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रू कैप्सूल होती है और एक फॉल्स कैप्सूल होती है। ट्रू कैप्सूल जो होता है ये थायराइड के टिश्यू का खुद के स्ट्रोमा का कंडेंसेशन होता है। तो वही जो फॉल्स कैप्सूल होता है इट इज फ्रॉम दी, ये कहाँ से आता है? ये प्रीट्रकियल फेशिया से आता है। अब ये फॉल्स कैप्सूल जो है पोस्टीरियरली लैरिंग्स और ट्रकिया से अटैच्ड होता है वाया बेरीज लिगामेंट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉल्स कैप्सूल पोस्टीरियरली अटैच्ड होता है टू लैरिंग्स एंड ट्रकिया वाया दिस लिगामेंट कॉल्ड एज बेरीज लिगामेंट। और बेरीज लिगामेंट के पीछे, सॉरी, बेरीज लिगामेंट के ऊपर से आपका रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ऊपर से जाता है। ठीक है, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए बेरीज लिगामेंट वाला पॉइंट, क्योंकि कोई भी अगर थायराइड की स्वेलिंग होगी तो डेग्लूटेशन के साथ वो मूव करती है। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि फॉल्स कैप्सूल बेरीज लिगामेंट की मदद से लैरिंग्स और ट्रकिया से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी डेग्लूटेशन करोगे तब तब आपकी थायराइड की स्वेलिंग भी जो है वो मूव करेगी उस डेग्लूटेशन के साथ। फिर एक पॉइंट होता है जो कि ट्यूबरकल ऑफ जकर कैंडल होता है। ये वो थायराइड का पार्ट है जो कि ट्रकियो इसोफेजियल ग्लू के अंदर लाई करता है। ऑल्सो ये मोस्ट पोस्टेरोलेटरल पार्ट भी है आपके थायराइड ग्लैंड का, और ये आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का भी हमें पता चलता है इस पॉइंट से, दैट इज रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है इसके बिहाइंड से मूव करती है, इसके पीछे से मूव करती है। ठीक है, तो जब हमने एनाटॉमी समझी तो एनाटॉमी के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स यहाँ पर हमने निकाले जिससे हमें रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की लोकेशन मिले। एक तो ट्यूबरकल ऑफ जकर कैंडल जिसके बिहाइंड, मतलब जिसके पीछे से आपकी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व मूव करती है, और एक तो है आपका बेरीज लिगामेंट जिसके ऊपर से आपका रिकरेंट लैरेंजियल नर्व मूव करता है। फिर हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई में आपके पास दो आर्टरीज है, और ये दो आर्टरीज कौन सी है? ऊपर के पोल को सप्लाई करने के लिए आती है आपकी सुपेरियर थायराइड आर्टरी, और नीचे के पोल को सप्लाई करने के लिए आती है आपकी इंफेरियर थायराइड आर्टरी। सुपेरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो वही जो इंफेरियर थायराइड आर्टरी है ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक का ब्रांच है जो खुद आपके सबक्लेवियन आर्टरी से आता है। सुपेरियर थायराइड आर्टरी के साथ जो नर्व मूव करती है वो होती है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, और ठीक 1 सेंटीमीटर पहले, थायराइड को 1 सेंटीमीटर पहले पहुंचने से पहले ये टर्न ले लेती है और लैरिंग्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, और नीचे आपका जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होता है इसको अकंपनी करने वाला जो नर्व होता है वो होता है आपका रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आपके बेसिकली थायराइड ग्लैंड के पीछे जाएगा, और थायराइड ग्लैंड के पीछे जाके ये आपके लैरिंग्स को बेसिकली सप्लाई करता है। तो ये दो नर्व्स हो गई जो आपके सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ मूव करती है। फिर हम बात करते हैं आपके इस डायग्राम के बारे में। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये आपकी बेसिकली राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड का वेगस है, ये लेफ्ट साइड का वेगस है, और इस वेगस से ये जो ब्रांच निकल रही है ये बेसिकली आपकी सुपेरियर लैरेंजियल नर्व, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, दैट इज एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व के नाम से भी जानते हैं, जो कि सुपेरियर थायराइड आर्टरी के साथ मूव करती थी। हाँ जी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व कैसे आपके यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए जाती है। ठीक है, लैरिंग्स को सप्लाई करने के लिए जाती है, सॉरी, लैरिंग्स को। ठीक है, तो ये आपने एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व हो गया जो कि वेगस की ब्रांच है। ये वेगस आपके नीचे जाती है, और यहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी के पास ये जो है एक ब्रांच देती है जो कि सबक्लेवियन आर्टरी के पीछे से जाती है ऊपर, और इसको हम कहते हैं रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। इसको हम क्या कहते हैं? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कहते हैं। और इसको रिकरेंट लैरेंजियल नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि वेगस नर्व आगे चली गई और फिर वो एक ब्रांच देती है जो कि रिकरेंट मतलब वापस पीछे जा रही है, इसलिए इसको हम जो है नाम रिकरेंट लैरेंजियल नर्व देते हैं। तो जो राइट साइड का रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होता है ये सबक्लेवियन आर्टरी से टर्न लेता है, तो वही जो लेफ्ट साइड का रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होता है ये एओर्टा या फिर लिगामेंटम आर्टेरियोसम इस पॉइंट से टर्न लेता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है ना, कई बार आपका जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है ये ऐसे नीचे जाके ऊपर नहीं आता। कभी कभार बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व डायरेक्टली यहां से आ जाता है। ओके, सीधा सीधा आ जाता है लैरिंग्स को सप्लाई करने के लिए। तो अगर वैसा रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ये भी एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है। और नॉन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आपके राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अगर ये राइट साइड में आपका नॉन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होता है देन इट इज एसोसिएटेड विद अबरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी,
और अगर ये लेफ्ट साइड में होता है देन इट इज एसोसिएटेड विद द राइट एओर्टिक आर्च। आपको पता है नॉर्मली एओर्टिक आर्च होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, अगर राइट साइड में एओर्टिक आर्च है तो उसको राइट एओर्टिक आर्च बोलेंगे। और ये जो मैंने बताया ना कि रिकरेंट नॉन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अगर राइट साइड पे है देन इट इज एसोसिएटेड विद अबरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये बेसिकली कंडीशन है जो कि डिस्फेजिया लूजोरिया जैसे हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बियर्स ट्रायंगल। देखो बियर्स ट्रायंगल को हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसकी तीन बाउंड्रीज होती है, एक बाउंड्री होती है आपकी खुद रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी और एक होती है आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इन तीनों बाउंड्रीज की मदद से ये जो ट्रायंगल बनता है इसको हम बियर्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो हो गया आपका बेहर्स ट्रायंगल जिसको हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सिमिलरली आपके पास एक जॉल्स ट्रायंगल भी होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। लेकिन ये जॉल्स ट्रायंगल आपको दिखाई कब देगा? जब आप थायराइड की सर्जरी कर रहे होगे और आप जब अपने स्ट्रैप मसल्स को रिट्रैक्ट करोगे ड्यूरिंग द थायराइड सर्जरी, तब आपको ये जो ट्रायंगल जो है देखने को मिलेगा। और इस ट्रायंगल के भी आपको तीन बाउंड्रीज याद रखनी है। एक बाउंड्री जो है ये स्ट्रैप मसल्स बनाती है, ओके। एक बाउंड्री जो है ये मिड लाइन ऑफ नेक बनाता है और एक जो ये तीसरी बाउंड्री होती है इट इज मेड बाय द सुपीरियर पोल ऑफ थायराइड। और इस ट्रायंगल का जो कंटेंट होता है ये नर्व आपको जो दिख रही है ये होती है आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो जॉल्स ट्रायंगल को आप यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और फिर आप रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बेहर्स ट्रायंगल को यूज करते हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो मेन ट्रंक है सुपेरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी का, उनको कभी भी हम लाइगेट नहीं करते ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। क्यों नहीं करते लाइगेट? क्योंकि अगर उनको लाइगेट कर दिया ना तो पैराथायराइड आर्टरी पैराथायराइड ग्लैंड जो है उसको भी ब्लड नहीं मिलेगा। अगर उसको भी ब्लड नहीं मिलेगा तो पैराथायराइड इस्केमिया, पैराथायराइड हाइपोक्सिया, पैराथायराइड इनसफिशियंसी ये सारी चीजें हो सकती है अगर हम मेन सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं। इसलिए जो ब्रांचेस होती है डायरेक्टली जो थायराइड के अंदर एंटर कर रही होती है उनको हम लाइगेट करते हैं इंडिविजुअली। फिर हम बात करते हैं आपके थायराइड के वीनस ड्रेनेज के बारे में। वीनस ड्रेनेज के अंदर आपके पास एक्चुअल में तीन वेन्स है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायराइड वेन। सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन जो होती है ये दोनों आपकी ड्रेन करते हैं इनटू इंटरनल जुगुलर वेन, तो वही इंफीरियर थायराइड वेन ड्रेन करती है इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वेन। एक 1% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर मिलने वाली एक वेन होती है वेन ऑफ कॉकर, और ये वेन ऑफ कॉकर जो है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन करती है। पहली वेसल जो आप लाइगेट करते हो ड्यूरिंग द थायराइड सर्जरी दैट इज योर मिडल थायराइड वेन। ये भी आपको डेटा याद रखना है, पूछा हुआ सवाल है। फिर हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में आपको ये याद रखना है कि सारे थायराइड ग्लैंड का जो लिम्फ है ये लेवल 6 और लेवल 7 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। देखो आपके पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पर मेन मेन लिम्फ नोड्स होते हैं। तो सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को हमने जो है, बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर। हर साइड ऑफ नेक के अंदर नियरली 40 टू 50 लिम्फ नोड्स होते हैं। तो हर एक को अलग अलग नाम देने की जगह पर हमने क्या किया, हमने उनको लेवल्स में बांट दिया सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को। इसीलिए आपके नियरली 7 लेवल्स होते हैं सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के, जिसमें से लेवल 6 और लेवल 7 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होता है उनमें आपका थायराइड जो है ये अपना लिम्फ ड्रेन करता है। लेवल 6 को हम प्री पैरा ट्रकियल, प्री पैरा लेरेंजियल ये लिम्फ नोड के नाम से भी जानते हैं, और लेवल 7 को हम जो है अपर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड के नाम से भी जानते हैं। और ये लेवल 6 लेवल 7 जो लिम्फ नोड्स होता है ये एक्चुअल में बाद में ड्रेन करते हैं लिम्फ को इनटू द लेवल 1 टू लेवल 5 ऑफ द ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। अगर आप देखोगे तो फिजियोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो एक जो आपका लोब होता है उस लोब के अंदर, थायराइड का जो लोब होता है उसके लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। आप अगर किसी एक लोब को देखोगे तो एक लोब के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। कितने फॉलिकल्स होते हैं हर एक लोब के अंदर? 25 से 40 फॉलिकल्स होता है। और एक फॉलिकल को अगर आप प्रॉपरली अच्छे से देखोगे तो दैट फॉलिकल इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होता है और अंदर होता है थायरोग्लोबुलिन विच इज अ प्रिकर्सर प्रोटीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द T3 एंड T4। अब इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर T3 और T4 का फॉर्मेशन होगा वाया दिस स्टेप्स ऑफ TOBC। क्या होती है TOBC वो समझाते हैं। T फॉर ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड। सबसे पहले आपका जो आयोडाइड फॉर्म होता है उसका ट्रैपिंग होता है फ्रॉम द फूड। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है उस आयोडाइड फॉर्म का टू आयोडीन, और फिर जो ये आयोडीन है इसका बाइंडिंग होता है टू टायरोसिन। जब आयोडीन का बाइंडिंग होगा टू टायरोसिन तो दो फॉर्म्स आपके बन सकते हैं, मोनो आइडोटायरोसिन बन सकता है, डाई आइडोटायरोसिन बन सकता है, MIT DIT। इनका कपलिंग होता है, अगर MIT का कपलिंग DIT के साथ होता है तो T3 का फॉर्मेशन होता है, अगर दो DIT का कपलिंग होता है तो T4 का फॉर्मेशन होता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जिससे आपके T3 एंड T4 का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आपके फॉलिकल्स होते हैं हर एक लोब के अंदर 25 टू 40 फॉलिकल्स होते हैं, इनके आजू बाजू में जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। और ये पैराफॉलिकुलर सी सेल्स होते हैं कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकली आपके बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है T4 का ज्यादा प्रोडक्शन करती है एज कम्पेयर टू T3, लेकिन आपकी बॉडी जो है यूटिलाइज T3 को ज्यादा करती है, क्योंकि T3 जो है ये आपका ज्यादा एक्टिव ज्यादा पोटेंट फॉर्म है, इसीलिए T4 का पेरिफेरल कन्वर्जन होता है डीआयोडीनेज इस एंजाइम की मदद से इंटू टी थ्री फॉर्म। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 99.9% आपका जो T4 और T3 होता है ये बाउंड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। बाउंड टू व्हाट? बाउंड टू एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन एंड थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो वही 0.1% जो होता है आपके T4 T3 का यही फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज अवेलेबल टू दी बॉडी। फिर हम अगर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस की बात करें तो आपका हाइपोथैलेमस जो है ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाता है, जो कि थायराइड पे एक्ट करता है और T3 T4 का रिलीज करवाता है। T3 T4 जो है नेगेटिव फीडबैक की मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को कंट्रोल में रखता है। अगर T3 एंड T4 इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा तो ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, और अगर इनका प्रोडक्शन कम हो रहा होगा तो फिर ये बेसिकली आपके एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस दोनों को क्या भेजेंगे? पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगे। फिर हम बात करते हैं कि टीएसएच, ये लेवल्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएसएच के लेवल्स अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि उस पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। कभी भी T3 और T4 इन लेवल्स को देख के आप ये मत बताना कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है। टीएसएच के लेवल्स अगर लो है तो पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, टीएसएच के लेवल्स अगर हाई है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म है। नॉर्मल सीरम टीएसएच लेवल्स आपको याद रखने पड़ेंगे 0.5 to 5 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ये होते हैं आपके नॉर्मल सीरम टीएसएच के वैल्यूज। T3 और T4 के आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, पर आपको टीएसएच के वैल्यूज याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है आपके थायराइड ग्लैंड का ये स्टार्ट करता है एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेरियन लाइफ। एट द एंड ऑफ थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेरियन लाइफ आपके थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट जो है शुरू होता है, और ये शुरू होता है फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड एज फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम जो कि फॉर्म करता है आपका मेडियल थायराइड एनाल्गे। देखो ये फोरामेन सीकम बेसिकली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के अंदर, जहां पे ये फोरामेन सीकम क्या देता है? मीडियल मीडियल थायराइड एनाल्गे देता है, और ये मीडियल थायराइड एनाल्गे आपके थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन? क्योंकि ये जो मीडियल थायराइड एनाल्गे होता है ये आपके थायरोग्लॉसल डक्ट की मदद से नीचे मूव करता है, और नीचे जाने के बाद ये मीडियल थायराइड एनाल्गे जो है बेसिकली आपके थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। और मूव किसके थ्रू करता है? नीचे मूव करता है नीचे वाया दी थायरोग्लॉसल डक्ट। तो ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट है ये बेसिकली मदद करता है आपके मीडियल थायराइड एनाल्गे को वहां तक लेकर जाने के लिए जहां पर आपके थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन होने वाला है। उसके बाद तो आपके थायरोग्लॉसल डक्ट का कोई काम नहीं है, तो वो डिसअपियर कर जाता है एट 7 to 8 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ। 7 से 8 हफ्तों तक इंट्रायूटेरिन लाइफ के ये डिसअपियर कर जाएगा आपका थायरोग्लॉसल डक्ट। और दो आपके मीडियल थायराइड एनाल्गे तो हो गया जो कि थायराइड ग्लैंड को प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही आपके पास होता है लैटरल थायराइड एनाल्गे, और ये लैटरल थायराइड एनाल्गे बेसिकली पैराफोलिकुलर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो पैराफोलिकुलर सेल्स का जो डेवलपमेंटल ओरिजिन है वो भी अलग है एज कंपेयर टू द मेन थायराइड ग्लैंड, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो मैंने बताया था 15 से 20% पॉपुलेशन के अंदर आपको पिरामिडल लोब देखने को मिलता है, ये एक्चुअल में रेमनेंट होता है आपके थायरोग्लॉसल डक्ट का। फिर हम बात करते हैं आपके सर्जरी जो आप थायराइड के अंदर करोगे। अगर आप सिर्फ एक लोब को रिमूव करते हो, राइट या फिर लेफ्ट लोब को, तो फिर उसको हम कहते हैं लोबेक्टोमी। अगर किसी एक लोब के साथ हम स्थमस को भी रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेमीथायरॉयडेक्टोमी। अगर हम टोटल पूरे के पूरे थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल थायरॉयडेक्टोमी। अगर हम पूरे थायराइड को रिमूव करते हैं बस दोनों साइड से बायलैटरली हम 4-4 ग्राम ऑफ थायराइड टिश्यू को छोड़ देता है तो उसको हम बोलते हैं सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी। अगर हम पूरे थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं बस यूनिलैटरली हम एक साइड से 1 से 2 ग्राम ऑफ थायराइड टिश्यू को छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलेंगे नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी। सिमिलरली अगर आप पूरे थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दे और यूनिलैटरली आप 4 ग्राम मास को 4 ग्राम थायराइड टिश्यू को छोड़ दे तो उसको हम बोलते हैं हार्टले डनहिल सर्जरी। देखो मोस्ट कॉमनली जो आप सर्जरीज करते हो वो हेमीथायरॉयडेक्टोमी और टोटल थायरॉयडेक्टोमी यही होती है। मोस्टली क्या आप यही सर्जरीज करते हो, हेमीथायरॉयडेक्टोमी और टोटल थायरॉयडेक्टोमी। सब टोटल, नियर टोटल, हार्टली डनहिल सर्जरी और लोबेक्टोमी, ये आप जो है मिनिमली ये सर्जरीज आप करते हो। अगर इंट्रा ऑपरेटिवली कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, किसी पार्ट ऑफ ग्लैंड को आप निकाल ही नहीं सकते, तब आप डिसीजन लेते हो कि सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी आप कर सकते हो, इस केस में नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी आप कर सकते हो। पर कभी भी प्लान करके इन सर्जरीज को जो है आप नहीं करते हो। प्लान करके आप सिर्फ 2 सर्जरीज करते हो, दैट इज टोटल थायरॉयडेक्टोमी एंड हेमीथायरॉयडेक्टोमी। फिर हम बात करते हैं कि ये तो आपका हो गया इन्वेजिव सर्जरीज, जो हमने यहाँ पर जितनी भी सर्जरीज बात की ये होगी इन्वेजिव सर्जरीज। लेकिन किसी पेशेंट को ज्यादा स्कार चाहिए नहीं अपने गले पे, एक्ट्रेस है वगैरह वगैरह, कॉस्मेटिक इशू हो जाएगा, तो उनमें हम ये मिनिमल इन्वेजिव थायरॉयडेक्टोमी कर सकते हैं, जिसको हम टोटल एंडोस्कोपिक थायरॉयडेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम 2 पोर्ट्स बनाते हैं। 2 पोर्ट्स आपके 2 इंसिजन जो है वो किसके थ्रू होते हैं? एक इंसिजन होता है आपके एरियोला के थ्रू
जो कि आपके बेसिकली ब्रेस्ट पे होता है, और एक होता है आपके एक्जिला के थ्रू। तो ये दो पोर्ट्स बनाते हैं, और फिर ये जो आपके स्कार्स एरियोला और एक्जिला पे आएंगे, ये कॉस्मेटिकली उतने प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो ये हो गया आपका मिनिमल इन्वेजिव थायरॉयडेक्टोमी। फिर एक होता है आपके पास टोएटवा। टोएटवा क्या है? दिस ट्रांसओरल एंडोस्कोपिक थायरॉयडेक्टोमी वेस्टिबुलर अप्रोच। ट्रांसओरल एंडोस्कोपिक थायरॉयडेक्टोमी वेस्टिबुलर अप्रोच। अगर पेशेंट को एरियोला और एक्सिला यहां पर भी कोई स्कार नहीं चाहिए, तो फिर आप उसको ये सर्जरी सजेस्ट कर सकते हो, ट्रांस ओरल एंडोस्कोपिक थायरॉयडेक्टोमी वेस्टिबुलर अप्रोच। इसमें कोई इंसिडेंट नहीं बनाया जाएगा, इसमें जो नेचुरल ऑरिफाइस है, दैट इज योर माउथ, दैट इज योर वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी, उसके थ्रू आप जो है थायरॉयड ग्लैंड को बाहर निकालोगे। फिर हम बात करते हैं आपके कंजेनिटल एनोमलीज के बारे में ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड की दो कंजेनिटल एनोमलीज आपको पता होनी चाहिए। पहला तो है एक्टोपिक थायरॉयड। एक्टोपिक थायरॉयड का मतलब क्या है कि जो थायरॉयड ग्लैंड है ये एक्टोपिक साइड के ऊपर प्रेजेंट है। अब इसके तीन एक्टोपिक साइट्स नॉर्मली प्रेजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, ओके, जिसको हम लिंगुअल थायरॉयड भी बोलेंगे, और ये मोस्ट कॉमन साइड भी होता है। उसके अलावा सर्वाइकल मतलब नेक की लोकेशन में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट हो सकता है। अगर थायराइड टिश्यू आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में प्रेजेंट है तो उसको हम लिंगुअल थायराइड कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, इमेज दिखाई गई है, वो लिंगुअल थायराइड की है। और अगर लिंगुअल थायराइड रहा, मतलब टंग के पोस्टीरियर भाग में अगर कोई एक्टोपिक टिश्यू है थायराइड का, तो फिर जब वो इंक्रीज करेगा साइज में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी में आपके T3 T4 की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हर थायराइड टिश्यू आपके बॉडी का जो है वो इंक्रीज कर जाएगा साइज के अंदर, जिसके कारण देयर कैन बी सिम्टम्स लाइक डिस्फेजिया, डिस्निया एंड चेंज इन वॉइस। इसीलिए जब भी आपका ये एक्टोपिक थायराइड सिम्टोमेटिक होता है तब प्रॉब्लम्स कॉज करता है। और अगर सिम्टोमेटिक होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो? पहला तो ऑप्शन है आपके पास थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन। अगर आप थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन करोगे तो बेसिकली आपका थायराइड जो है साइज के अंदर बड़ा ही नहीं होगा, और बड़ा नहीं होगा तो सिम्टम्स कॉज नहीं करेगा। दूसरा हम कर सकते हैं, लेकिन थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन के अंदर आपका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको लाइफ टाइम थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो थायराइड है ये वो एक्टिव थायराइड टिश्यू जो है वो ग्रो नहीं करेगा। दूसरा जो आप कर सकते हो दैट इज योर रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। ये सप्लीमेंटेशन गलत हो गया, रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। इसमें आप क्या करते हो? बेसिकली आयोडीन का 131 नंबर वाला आइसोटोप यूज करते हो, और पूरा जो आपका एक्टोपिक थायराइड वाला टिश्यू है उसका ये कर देते हो, क्या बोलते हो सर, रेडियो एक्टिवली गायब कर देते हो। ओके। फिर एक होता है आपका तीसरा प्रोसीजर, दैट इज योर सर्जिकल एक्सीजन। और सर्जिकली अगर आपको एक्सरसाइज करना है पूरा का पूरा एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, उससे पहले आपको हमेशा रेडियो आयोडीन स्कैन करना जरूरी है। रेडियो आयोडीन स्कैन से आपको यह पता चल जाएगा कि कोई और थायराइड टिश्यू तो नहीं है एल्सवेयर इन दी बॉडी। अगर कोई एल्सवेयर इन दी बॉडी थायराइड टिश्यू नहीं है तो फिर आपको जो है पेशेंट को ये बताना पड़ेगा कि आपको लाइफ टाइम थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सर्जिकली अगर आप वो अकेले थायराइड टिश्यू को आपने रिमूव कर दिया और पूरे बॉडी में अब कोई थायराइड टिश्यू बचा नहीं है, तो फिर उस पेशेंट को लाइफ टाइम थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन पे रखना पड़ेगा, ये आपको पेशेंट को बताना होता है। और रेडियो आयोडीन स्कैन के अंदर जब आप आयोडीन को यूज करते हो उस वो होता है 123 नंबर का आइसोटोप। तो ये आपको दो चीज तो याद रखनी है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन के अंदर आप आयोडीन का 131 वाला आइसोटोप यूज करते हो, और रेडियो आयोडीन स्कैन के अंदर आप आयोडीन का 123 वाला आइसोटोप यूज करते हो। फिर जो दूसरी कंजेनिटल एनोमली है वो है आपकी थायरोग्लोसल सिस्ट। थायरोग्लोसल सिस्ट ये होती है ड्यू टू दी परसिस्टेंट थायरोग्लोसल डक्ट। थायरोग्लोसल डक्ट जो कि आपका नियरली डिसअपियर हो जाना चाहिए था एट दी 7 to 8 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ, अगर वो डिसअपियर नहीं करता है, वो परसिस्टेंट रह जाता है, तो वो पास करता है थ्रू हायोइड बोन, और बहुत सालों तक रहने के बाद, मतलब 15-20 सालों तक रहने के बाद वो इस एज में जाके सिस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट। देखो ये थायरोग्लोसल सिस्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है वो सब हायोइड होती है। मिडिल लाइन में हायोइड बोन के नीचे अगर आपका कोई स्वेलिंग है तो वो मोस्ट कॉमनली थायरोग्लोसल सिस्ट होता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी क्या होती है? सब हायोइड, मतलब हायोइड बोन के नीचे। दूसरा, ये बेसिकली आपका एक टाइप होता है ट्यूबुलोडर्मोइड सिस्ट का। ट्यूबुलोडर्मोइड सिस्ट क्या होता है? ट्यूबुलोडर्मोइड सिस्ट एक ऐसा सिस्ट होता है जो कि अराइज करते हैं फ्रॉम दी कंजेनाइटल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और आपका थायरोग्लोसल डक्ट क्या था? थायरोग्लोसल डक्ट कंजेनाइटल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, उससे अराइज होने वाला जो सिस्ट है उसको हम ट्यूबुलोडर्मोइड सिस्ट ही बोलेंगे। एंड दिस थायरोग्लोसल सिस्ट इज लाइन्ड बाय द सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है अगर परसिस्टेंट रह गया देन इट पासेस थ्रू दी हायोइड बोन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो पहली बात तो ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेल्स, और इसका जो प्रेजेंटेशन रहेगा 5 से 20 साल की उम्र के अंदर होगा, क्योंकि आपका अगर थायरोग्लोसल डक्ट रेमनेंट है, मतलब परसिस्टेंट है, तो वो खुद कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करता। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए परसिस्टेंट रहता है ना, 15-20 साल के लिए, तब फिर वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ओके। आपको और जो सबसे बढ़िया सा क्लिनिकल फीचर इसमें देखने को मिलेगा, आपको एक मिड लाइन नेक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सब हायोइड इन लोकेशन, जो कि डेग्लूटेशन के साथ मूव करेगी एज वेल एज प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव करेगी। यहाँ पर मैंने प्रोट्रूजन ऑफ टंग को इसलिए हाईलाइट करके रखा है
क्योंकि देखो नॉर्मली कोई भी थायराइड की स्वेलिंग हो, चाहे वो थायरोग्लॉसल सिस्ट हो या ना हो, वो हमेशा डेग्लूटेशन के साथ तो मूव करेगी ही करेगी। ओके, लेकिन ये अकेली एक ऐसी थायरोग्लॉसल सिस्ट, एक ऐसा स्वेलिंग है जो कि प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ भी मूव करेगा। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं आपके थायरोग्लॉसल सिस्ट के? एक तो सिस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ये जो सिस्ट है आपके मैलिग्नेंट भी हो सकता है अगर क्योंकि उसके अंदर थायराइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो मैलिग्नेंसी कौन सी पॉसिबल होती है? इसकी मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी जो पॉसिबल होती है दैट इज योर पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। और लीस्ट कॉमन जो होती है वो होती है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। क्यों लीस्ट कॉमन होती है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा? क्योंकि मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जो है पैराफोलिकुलर सेल से अराइज करते हैं, और आपको पता है पैराफोलिकुलर सेल्स ये लैटरल थायराइड एनाल्गे के थ्रू आते थे, और मीडियल थायराइड एनाल्गे के थ्रू आपके बेसिकली थायरोग्लॉसल डक्ट के थ्रू आते थे मीडियल थायराइड एनाल्गे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है फॉर थायरोग्लॉसल सिस्ट दैट इज योर सिस्ट ट्रंक सर्जरी। आप इस सिस्ट ट्रंक सर्जरी के अंदर क्या करते हो? बेसिकली पूरे थायरोग्लॉसल सिस्ट को, पूरे थायरोग्लॉसल डक्ट को, और पूरे उस पार्ट को हायोइड बोन के जिसके थ्रू आपका थायरोग्लॉसल डक्ट जा रहा था उसको भी रिमूव कर देते हो। तो इन तीनों पार्ट्स को आप बेसिकली रिमूव कर देते हो इन दी सिस्ट ट्रंक सर्जरी। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है विद थायरोग्लॉसल सिस्ट इन्फेक्शन, मतलब उसको जो है थायरोग्लॉसल सिस्ट था और उसका इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन उसने बताया नहीं कि कितने टाइम से ये आपको सिस्ट है। आपको ये लगा कि ये कोई नेक के अंदर एब्सेस प्रेजेंट है, और उसने इसलिए चूंकि वो एब्सेस की तरह दिख रहा था, आपने क्या कर दिया? आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दिया। या फिर मान लीजिए वो सिस्ट जो है रप्चर कर जाता है। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा ना, इन दोनों ही केसेस में अगर आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दिया या फिर वो थायरोग्लॉसल सिस्ट अगर डायरेक्टली रप्चर कर दिया, इन दोनों ही केसेस में बेसिकली थायरोग्लॉसल फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये थायरोग्लॉसल फिस्टुला अब कंजेनाइटल नहीं है, अब ये अक्वायर्ड है। अब क्या है? ये अक्वायर्ड है, ना कि कंजेनाइटल। क्योंकि ये आपके एक तो डॉक्टर की प्रॉब्लम, डॉक्टर ने जो इंसिजन दिया उसके कारण हुआ है, या फिर वो रप्चर किया है उसके कारण हुआ है। तो ये कंजेनिटल नहीं होता, अक्वायर्ड होता है आपका थायरोग्लॉसल फिस्टुला। और थायरोग्लॉसल फिस्टुला के अंदर एक्चुअली नेक के अंदर एक ओपनिंग रह जाती है, और ये ओपनिंग से बेसिकली आपका स्किन का इंड्रॉइंग होता है इस ओपनिंग से, ड्यू टू टंग प्रोट्रूजन। अगर टंग को प्रोट्रूड करोगे तो इंड्रॉइंग ऑफ स्किन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम हुड साइन के नाम से जानते हैं। और इस इंफेक्शन के अंदर भी मतलब आपको इस थायरोग्लॉसल सिस्ट के फिस्टुला के अंदर भी आपको जो है सर्जरी वही करनी है, दैट इज सिस्ट ट्रंक सर्जरी। ये देख सकते हो आप, ओपनिंग है, ये आपका इंड्रॉइंग ऑफ स्किन हो रहा है, जिसको हम हुड साइन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, ये आप अगर देखोगे तो ये आपका बेसिकली सिस्ट ट्रंक सर्जरी है विद टोटल हेमीथायरॉयडेक्टोमी। ये हायोइड बोन का पार्ट है, ये थायरोग्लॉसल सिस्ट है, ये थायरोग्लॉसल डक्ट है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? थायराइड ग्लैंड है। तो ये तो मैंने आपको बेसिकली कंजेनिटल एनोमलीज के बारे में बता दिया, मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में। देखो ये टॉपिक हम थायराइड से हट के पढ़ रहे हैं, तो समझ लो यहाँ पर सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जो होता है ये 7 लेवल्स में बटे हुए हैं। 7 लेवल्स में कौन से बटे हुए हैं? लेवल 1 जो है ये सबमेंटल और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 को हम अपर जुगुलर, मिडल जुगुलर और लोअर जुगुलर लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं। देखो आपके पास दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में, नेक के अराउंड आपके पास मसल होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल। क्या कहते हैं? स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल। अगर इन स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल को आप रिमूव कर दो तो आपको दोनों के नीचे एक एक वेन देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। अब इंटरनल जुगुलर वेन जो है इसके ऊपर एक लिम्फ नोड का ग्रुप होता है, इसके मिडल में एक लिम्फ नोड का ग्रुप होता है, इसके लोअर में एक लिम्फ नोड का ग्रुप होता है। इसको हम बोलेंगे अपर जुगुलर लिम्फ नोड, मिडल जुगुलर लिम्फ नोड, लोअर जुगुलर लिम्फ नोड। तो ये होता है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 5 जो होता है उसमें आते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के लिम्फ नोड्स। लेवल 6 में जो आता है वो आता है प्री पैरा ट्रकियल लिम्फ नोड्स या फिर प्री पैरा लरेंजियल लिम्फ नोड्स। और लेवल 7 में आता है आपका अपर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, जिनको सुपीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये टोटल 7 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बेसिकली सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को कंप्राइज करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड का जो लिम्फ होता है वो लेवल 6 और लेवल 7 के अंदर ड्रेन करता है, और ये लेवल 6 7 जो है ये बेसिकली लेवल 1 to 5 के अंदर बेसिकली अपने लिम्फ को ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है ना, अगर मान लीजिए आपके पूरे हेड एंड नेक में कहीं भी अगर कैंसर होता है और वो आपके लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो 1905 में एक सर्जन थे जिनका नाम था क्राइल। वो ये कहते थे कि अगर किसी भी हेड एंड नेक का कैंसर हो, मतलब कोई भी कैंसर अगर आपके इस सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है, उनके अंदर अगर कैंसर चला जाता है, तो सिर्फ लिम्फ नोड्स को रिमूव करने से काम नहीं बनेगा। वो ये कहते थे कि लिम्फ नोड्स के साथ साथ आपको उनके सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी करने पड़ेंगे। इसीलिए 1905 में क्राइल ने बोला कि अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होता है तो आप रेडिकल नेक डायसेक्शन करो। रेडिकल नेक डायसेक्शन का मतलब क्या है? आप लेवल 1 to लेवल 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को तो निकालो ही निकालो, साथ में आप 11th क्रेनियल नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, इन सारे स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर दो, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने क्या बोला? रेडिकल नेक डायसेक्शन बोला।
फिर 1962 के अंदर एक साइंटिस्ट है सुआरेज। सुआरेज ने बोला देखो, हम रेडिकल निक डायसेक्शन के अंदर लेवल 1 टू लेवल 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो निकाल रहे हैं ना, ये तो सही है, लेकिन इन तीनों स्ट्रक्चर्स को निकालने की इतनी जरूरत है नहीं। ओके, तो वो ये कहता है कि लेवल 1 टू लेवल 5 ऑफ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो आप रिमूव कर रहे हो, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, बाकी के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल नर्व 11 को प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एमआरएनडी 1। अगर हम क्रेनियल नर्व 11 के साथ इंटरनल जुगुलर वेन को प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एमआरएनडी 2। अगर हम क्रेनियल नर्व 11 के साथ इंटरनल जुगुलर वेन और स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल को भी प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एमआरएनडी 3। जो आपका बेसिकली एमआरएनडी 3 होता है, दैट इज मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन 3। ये बेसिकली फंक्शनल नेक डायसेक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शनल नेक डायसेक्शन होता है, विच इज मोस्ट कॉमनली डन, विच इज मोस्ट कॉमनली डन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी आपके हेड एंड नेक का कैंसर है और वो लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लिया है, मतलब लिम्फ नोड्स के अंदर मेटास्टेसिस हो चुका है, N1 स्टेज है, अगर ऐसा होता है तो फिर आपके पास ये सर्जरीज पॉसिबल है। ओके, रेडिकल नेक डायसेक्शन, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन 1 2 3 एंड एक्सटेंडेड रेडिकल नेक डायसेक्शन। एक्सटेंडेड रेडिकल नेक डायसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, रेडिकल नेक डायसेक्शन करते हो, साथ में किसी और स्ट्रक्चर को भी रिमूव करते हो जो कि इन्वॉल्व है इन द कैंसर। ठीक है, इन तीनों सर्जरीज को मिला के हम क्या कहते हैं अभी, कंप्रहेंसिव नेक डायसेक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्रहेंसिव नेक डायसेक्शन। तो अगर किसी भी हेड एंड नेक का कैंसर अगर लिम्फ नोड्स में पॉजिटिव है, मतलब लिम्फ नोड्स के अंदर वो चला जाता है, तो इनमें से आप कोई एक सर्जरी तो करोगे ही करोगे ताकि लिम्फ नोड से वो कैंसर को निकाल सके। उस कैंसर का मेन ट्रीटमेंट अलग से होगा, लेकिन अगर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव है तो इनमें से कोई ना कोई एक सर्जरी आप करोगे ही करोगे, और मोस्ट कॉमनली जो आप इसमें से करते हो वो होती है एमआरएनडी। ओके, वो आप कौन सी करते हो, एमआरएनडी करते हो मोस्ट कॉमनली। फिर हम बात करते हैं कि अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, कोई हेड एंड नेक का कैंसर और लिम्फ नोड नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं है, मतलब N0 स्टेज है, ओके, टीएनएम स्टेजिंग के N0 स्टेज है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर डिपेंड करेगा कि आपका जो कैंसर है वो लो ग्रेड लो रिस्क कैंसर है या फिर हाई ग्रेड हाई रिस्क कैंसर है। अगर आपका कैंसर लो ग्रेड लो रिस्क कैंसर है तो फिर आप फॉलोअप के लिए भेज दो, लेकिन अगर आपका कैंसर हाई ग्रेड हाई रिस्क कैंसर है तो आपको सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करना पड़ेगा। अब सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, बेसिकली सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन के अंदर आप जो है कुछ लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हो। अगर आप लेवल 1 टू लेवल 3 ऑफ लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हो तो उसको हम बोलते हैं सुप्रा ओमोहॉइड नेक डायसेक्शन। अगर हम लेवल 1 टू लेवल 4 इन लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहॉइड नेक डायसेक्शन या फिर एंटेरोलैटरल नेक डायसेक्शन। अगर हम लेवल 2 टू लेवल 4 इन लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं तो हम उसको बोलेंगे लैटरल नेक डायसेक्शन। अगर हम लेवल 2 टू लेवल 5 इन लिम्फ नोड्स को रिमूव करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पोस्टेरोलैटरल नेक डायसेक्शन। अगर हम लेवल 6 प्लस माइनस लेवल 7, मतलब लेवल 6 को तो निकाल ही रहे, लेवल 7 को निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, इन लिम्फ नोड्स को अगर हम रिमूव कर दे तो उसको हम सेंट्रल नेक डायसेक्शन या फिर एंटीरियर नेक डायसेक्शन के नाम से जानते हैं। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे आप ये बताइए कि ये इनके सामने कैंसर के नाम क्या बोलेगा। तो देखो भाई, अगर कोई पेशेंट है चीक कैंसर का, ओके, अगर कोई पेशेंट है चीक कैंसर का पेशेंट है और उसका लिम्फ नोड का स्टेटस ये है कि लिम्फ नोड्स में अभी तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ओके, तो फिर भी आप जो है सुप्रा ओमोहॉइड नेक डायसेक्शन करोगे और ये लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दोगे। अगर कोई पेशेंट है टंग कैंसर वाला, ओके, टंग कैंसर वाला कोई पेशेंट है और उसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है तो उसमें आप करोगे एक्सटेंडेड सुप्राओमोइड नेक डायसेक्शन, जिसको हम एंटेरोलैटरल नेक डायसेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लेवल 1 टू लेवल 4 के लिम्फ नोड्स को रिमूव कर देंगे। तीसरी, अगर किसी पेशेंट को फेरिंग्स या फिर लैरिंग्स का कैंसर है तो उसमें आप करोगे लैटरल नेक डायसेक्शन। लेकिन ये कब की बात बोल रहा हूं मैं, अगर लिम्फ नोड नेगेटिव है तब की बात है ये, लिम्फ नोड अगर नेगेटिव है तब का ये आपका सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन है। अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव होता है तो आपको यही सर्जरीज करनी है, इनमें से कोई एक सर्जरी, और मोस्ट कॉमनली सर्जरी कौन सी आप करते हो, एमआरएनडी करते हो। ठीक है, ठीक है। अब एक डेटा आप याद कर लीजिए, यह बाद में जब आप पढ़ोगे इन टॉपिक्स को तो आप समझ जाओगे। लिप कैंसर जो होता है ये लो ग्रेड कैंसर होता है, टंग कैंसर जो होता है हाई ग्रेड कैंसर होता है। तो अब आपको ये 4 सिनेरियोज दे दिए, आपको इनमें क्या करना पड़ेगा वो बताइए। अगर लिप कैंसर है विद लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट तो आप क्या करोगे, लिप कैंसर एक लो ग्रेड कैंसर है तो क्या आप इसमें फॉलोअप बोलोगे, नहीं। अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो आप एमआरएनडी करिए भाई, मैटर नहीं करता वो लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। टंग कैंसर है विद लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट दिख गया तो आपको एमआरएनडी करना ही करना है इन हेड एंड नेक कैंसर्स। ठीक है, लिप कैंसर है विदाउट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आप सोचो कि वो कैंसर क्या है, लो ग्रेड है हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है। अगर लो ग्रेड है तो फॉलोअप बोल दो, अगर लो ग्रेड है तो फॉलोअप कर दो। अगर टंग कैंसर है विदाउट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है तो आप सोचो लो ग्रेड हाई ग्रेड है, हाई ग्रेड है। अगर हाई ग्रेड है तो सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करोगे,
हाई ग्रेड अगर है तो सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करोगे, और टंग कैंसर के लिए कौन सा सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करते हो? एक्सटेंडेड सुप्राओमाइड, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा पहला लेक्चर थायराइड का। और 2 लेक्चर्स आएंगे, एक बेनाइन डिसऑर्डर्स पे आएगा और एक कैंसर पे आएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।